हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों ये अमेजिंग सा सेशन है आपको सुपर 36 डे। इसमें टारगेट करना है आपको बिहार बोर्ड को, यानी कि आपके पास सिर्फ 36 डे बचा है, यानी कि 36 डे। और इसमें आपको बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको लगातार आपको वीडियो दे रहा हूं, जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो दे रहा हूं, जिससे आपको पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको हर एक चैप्टर से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, जिससे आपको बहुत सारे हेल्प मिल रहे हैं और अच्छे से तैयारी आप कर पा रहे हैं। मेरा बस यही पर्पस है कि आप जब एग्जाम देने जाए तो आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे परिचय ना हुआ हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आप जानते रहिएगा, तब जाके वहां पे आप क्वेश्चन लगा करके आइएगा, बना करके आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को जानना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है और अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में फीड करना है, ठीक है। तब जाके आपके एग्जाम में ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो ये जो सेशन है आपको बहुत ही अमेजिंग सा सेशन है, आपको पूरी टारगेट करके देने वाला हूं मैंने बिहार बोर्ड को, ठीक है। और आपको पूरे इस बच्चे की तरह सितारे में बैठ के पढ़ना है रातों रात की एक दिन आप ये सितारे की तरह चमक पाए, ठीक है। और दुनिया वाले को बताए कि आप कितना बड़का सितारा है, ठीक है, ठीक है। और एक तरफ मैंने इमेजेस लिया था ये, ठीक है, ये मैंने लगातार आपको ये पूरा दिमाग में भर रहा हूं कि आप मेहनत करें, ठीक है। आपका एग्जाम दिन पर दिन क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है, तो आप लगातार मेहनत करें। और मेहनत इस प्रकार से करें कि ऐसा ना हो कि आप पढ़ करके जाइए ऐसा कि आप एग्जाम का शिकार कर पाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति की तरह इसको शिकार करने नहीं आ रहा था, ये बंदूक लेकर के चला गया जंगल में शिकार करने, हुआ यूं कि ये जो जंगल का भेड़िया था इसी को शिकार कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप जाए एग्जाम का शिकार करने, एग्जाम आपको शिकार कर दे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, इसलिए आप सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक बच्चा मुझे लगातार कमेंट करके बता रहा था कि सर आप मेरा नाम लीजिए, ठीक है। मैं आपका नाम लूंगा एक दिन जब आपका रिजल्ट आएगा और आप लिखिएगा सर मेरा इतना रिजल्ट आया, मैं टॉप कर गया, मैं फर्स्ट कर गया, तब मैं आपका नाम लूंगा अंकित बुआ, ठीक है। तब वहां पे जो नाम लेने का जो मजा होगा ना, वो अमेजिंग होगा, मजा आ जाएगा, मेरा भी मजा आ जाएगा और आपको भी मजा हो जाएगा। समझ गया अंकित बुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चैप्टर को आगाज करते हैं। देखिए हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आपको किसका, तो एपी का, यानी कि समांतर श्रेणी का पूरी हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में मेजर टॉपिक क्या है। तो देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले आपको समझना होगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है। तो पहला टॉपिक मैंने यही लूंगा, उसके बाद मैंने आपको बताऊंगा कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो क्या होता है और कैसे होता है और उसको क्या कॉन्सेप्ट होता है, उस सारी बात में मैं डिटेल में जानकारी दूंगा और क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक है। और 3 नंबर में मैं आपको बताऊंगा कि n पदों का योगफल क्या होता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से जो ने मैंने लिया है, और ये आप इतना कर लेते हैं तो आपका चैप्टर पूरी क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि जो साल भर पढ़े हैं बच्चे और आप जो इस वीडियो के माध्यम से पढ़िएगा, अगर पूरा सही ढंग से अगर सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिएगा तो आप उसके बराबर का हो जाइएगा, ठीक है। और मेहनत कर लीजिएगा मेरे साथ, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस पर, ठीक है। चलिए, और मैं 4 नंबर पे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको तो कराऊंगा ही कराऊंगा। देखिए मैथ में महत्वपूर्ण प्रश्न एक ऐसा कदम है जिस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में, जिस प्रकार से हम ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से आप समझिए कि मैथ में आप महत्वपूर्ण प्रश्न के बिना 1 मिनट भी ठहर नहीं पाइएगा, मैथ में अगर समझना चाहते हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आई होप कि ये जो तमाम टॉपिक थे, मेजर टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो सब समझ गया होइएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं आगे, और समांतर जो श्रेणी है इसको हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। मेरा जो पहला टॉपिक है आपका क्या है, तो समांतर श्रेणी। आप समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए समांतर श्रेणी, समांतर मतलब क्या है, यहाँ पे देखो समांतर और श्रेणी, श्रेणी माने क्या होता है, सीढ़ी, सीढ़ी, सीढ़ी मतलब सिंपल समझिए सीढ़ी, जैसे किसी भी घर का क्या होता है, सीढ़ी होता है, उसी प्रकार। और समांतर मतलब क्या होता है, समान, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सीढ़ी जो अगले 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 कदम को अगर देखा जाए तो पिछले में से एक फिक्स वैल्यू निकलता है, ठीक है।
कैसे? तो देखिए मैं एक श्रेणी लेता हूं, जैसे कि 2 ले लिया, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि एक ऐसा श्रेणी, समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? तो एक ऐसा श्रेणी जिसमें एक मतलब दूसरा पद को ले ले तो पहला पद को अगर घटाएंगे तो एक फिक्स क्या मिलेगा? वैल्यू निकलेगा, यानी फिक्स अंक मिलेगा। उसी प्रकार अगर बात करें तो तीसरा पद को ले, अगर तीसरा पद में से अगर हम दूसरा पद को घटाते तो वहां पर भी एक फिक्स वैल्यू मिले। जैसे यहां समझिए, अगर यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो 2 और 4 में कितना का गैप है? तो आप कहिएगा कि सर इसमें प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे कितना का आपको गैप बुझा रहा है? तो कहिएगा कि सर 4 के बाद अगर हम +2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए तो यहाँ पर भी 6 के बाद कितना जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 जोड़ेंगे। और यहाँ पर भी देखिएगा तो 8 के बाद कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो प्लस का 2 कर रहा है। यानी कि हर एक वैल्यू निकालने के लिए पिछला वैल्यू में कितना कर रहे हैं? एक फिक्स वैल्यू जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो श्रेणी होता है उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो बोलिए समांतर श्रेणी का जो आपको कंफ्यूजन था अभी तक समझने के लिए, वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो लिखिए हाँ गुरुजी क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया कि समांतर श्रेणी में एक अगला टर्म, जो अगला पद होता है उसमें अगर पिछला को घटा दे तो एक फिक्स वैल्यू निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे भी देखिएगा, अगर यहाँ पे भी देखिएगा तो 10 में से जब 8 घटाइएगा तो आपको 2 ही बचेगा। उस प्रकार से आगे भी जो टर्म आएगा उसमें से भी अगर अगला पद में से पिछला का पद घटाइएगा तो उसको 2 ही आना है तो आना है। तो आई होप कि आपको ये समांतर श्रेणी कहा था, इसको आप समझ गए होइएगा। अब इसके बाद जब अगला जब अब टर्म को बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेंगे पहला पद, ठीक है। तो देखिए इस श्रेणी में अगर हम आपको कहेंगे कि पहला पद कौन है तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो आपको 2 दिख रहा है इसका पहला पद है, और जो लास्ट पद होगा वो पता नहीं कहाँ होगा, ठीक है। लेकिन पहला पद आपको पता है यहाँ पे 2 है, तो पहला पद को हम लोग समांतर श्रेणी में कहते हैं ए। क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ए से रिप्रेजेंट करते हैं पहला पद को। और यहाँ पहला पद इक्वल टू कितना निकल गया? तो 2 निकल गया, ठीक है। अब आगे जब सीखिएगा तो वहां पे अब आ जाएगा क्या? तो वहां पे एक आता है डी, ठीक है। डी को हम लोग बोलते हैं सार्वअंतर, ठीक है, सार्वो अंतर। अब सार्वो अंतर क्या होता है उसको समझिए। सार्वो अंतर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सार्वो अंतर वही चीज होता है जब आप दूसरा पद में से जब पहला पद को घटाते हैं तो जो वैल्यू आता है वही एक सार्वो अंतर होता है। तो सार्वो अंतर सभी मतलब, ठीक है, सार्वो मतलब सभी और अंतर मतलब अंतर, यानी कि सभी में जो अंतर होता है उसको हम लोग सार्वो अंतर कहते हैं और उसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे सार्वो अंतर देखा जाए तो कितना है? तो 2 है, ठीक है। यानी कि पहला पद भी 2 है और सार्वो अंतर भी 2 है। आई बात समझ में? उसी प्रकार एक और ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल, जैसे कि ले लेते हैं 4 और ले लेते हैं 8, 12 डैश डैश डैश, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें पहला पद क्या है? इसमें पहला पद क्या हो जाएगा? यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अगर हम लोग सार्वो अंतर की बात करें यानी कि डी का बात करें तो यहाँ पे डी इक्वल टू क्या होगा? आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो आप क्या करिएगा कि दूसरा पद जो है उसमें से पहला पद को घटा दीजिएगा। तो जब 8 में से 4 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको प्लस का कितना मिलेगा? तो 4 मिलेगा। यानी कि 4 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पर भी 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। कितना बचेगा? तो कितना बचेगा बताइए? 4 ही बचेगा। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे जो सार्वो अंतर होगा यानी कि डी का जो वैल्यू होगा कितना होगा? तो 4 होगा, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी समझ आया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इतना बात समझ गए हैं तो अब इसमें क्या क्या आपको समझना है वो देखिए। इसमें अभी आपको कई चीज 2-3 और चीज सीखना है, समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम आपको बात करेंगे तो डी का वैल्यू तो आपको पता चल गया कि इतना होता है और डी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सार्वो अंतर कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ए होता है क्या होता है? पहला पद होता है, पहला पद होता है जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए इक्वल टू यहाँ पे कितना है? आपको 2 है। और डी जो होता है वो क्या होता है? सार्वो अंतर होता है। क्या होता है? सार्वो अंतर होता है।
जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। यहाँ पे डी इक्वल टू क्या निकल के आया, तो आपको 4 निकल के आया। ठीक है, इतना बात क्लियर है। उसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि 12, 14, 16, 18 डैश डैश डैश, ये एक सीडी है। इसमें आप हमको बताइए कमेंट करके कि इसमें जो डी होगा, डी क्या है, सार्वोअंटर, डी इक्वल टू इसमें क्या आएगा, आप कमेंट करके बताइए। आपको डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा कि ये एक पद है, ठीक है, ये एक पद है, इसमें पहला पद है यानी कि A1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है A2 है, यहाँ पे क्या है A3 है, ठीक है ना। तो इसमें अगर सार्वोअंटर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि ए है, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि पहला पद ए है तो दूसरा पद क्या होगा, A2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि A2 में से अगर हम लोग A1 को घटा देते हैं, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं तो डी निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा आगे भी अगर यहाँ पे तीसरा पद है यानी कि A3 है, तो यहाँ पे अगर दूसरा पद को घटा देंगे यानी कि -A2 कर देंगे तो समांतर यहाँ पे जो सर्वंतर है वो निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या पद है, चौथा पद है, तो अगर हम A4 को अगर माइनस कर देंगे A3 से तो क्या निकल जाएगा, सार्वोअंटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लिखिए। अगर निकलेगा तो लिखिए हाँ गुरुजी निकलेगा, ठीक है, निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। यानी कि अगर हम कहीं से भी अगर हम लगातार 2 संख्या बता दे, यानी कि कोई भी टर्म बता दे, जैसे कि आपको हम पहला पद नहीं बताएंगे, दूसरा पद नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि 11वां पद और 12वां पद आपको फलना है, इतना है, तो वहां पर से आप 11वां पद में 12वां पद में से 11वां पद को घटा दीजिएगा तो वहां पे क्या निकलेगा, आपको सार्वोअंटर निकलेगा, यानी कि डी निकलेगा। आई होप कि आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी निकलेगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A2 का वैल्यू कितना है, 14 है, ठीक है, और A1 का वैल्यू कितना है, तो -12 हो जाएगा, यानी कि क्या निकलेगा, तो यहाँ पर भी 2 निकलेगा, तो सार्वोअंटर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो लिखिए बुआ हाँ गुरुजी आ गया, ठीक है। बताइए अंकित बुआ, आपको ये इतना बात क्लियर है कि नहीं है, बताइए बच्चों, इतना बात क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इतना बात क्लियर है तो आगे बढ़ना पड़ेगा अब, ओके। ये जो बेसिक था, पूरी समांतर श्रेणी का जो बेसिक था वो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको पहला पद के बारे में जान गए और सार्वोअंटर के बारे में जान गए, और ये जो मेजर आपको जो टॉपिक था इसके बारे में भी आप जान गए, यानी कि कहीं से भी अगर 2 लगातार पद दे दिया जाए तो आप वहां से सार्वोअंटर निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी का कितना बार का भी क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि उसमें से कैसे करके भी पहला पद निकाल ले और सार्वोअंटर निकल जाए तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप बना के आइएगा, ठीक है। अब कैसे निकलेगा तो आगे जब हम लोग और पढ़ेंगे तो और भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग करते हैं एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही पढ़ाते चला जाऊंगा। इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको क्या होगा, पूरी विजुअलाइज होगा और समझिएगा बातों को, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन को आप इसलिए इंपॉर्टेंट देख के पढ़िएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रीवियस ईयर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि श्रेणी क्या है, आपको यहाँ पे कॉमा है दोस्तों, ठीक है, 8, 6, 4, 2, यानी कि 8, 6, 4, 2 का सार्वोअंतर होगा। मैंने अभी जस्ट बताया कि सार्वोअंतर आपको निकालना है। सार्वोअंतर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डी का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप सीधा लिख लीजिएगा कि A2 - A1, ठीक है, या फिर आगे भी आप भी लिख सकते हैं A3 - A2, यानी कि हर एक अगला पद में से अगर पिछला पद को घटा देंगे तो मेरा सार्वोअंतर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो डी का वैल्यू आएगा क्या आएगा बताइए, A2 का वैल्यू कितना है, 6 है, लिखेंगे, और माइनस का A1 है ना, A1 का वैल्यू कितना है, 8 है, लिखेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसको जब घटाइएगा तो कितना मिलेगा, माइनस का आपको 2 मिलेगा, कितना मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। तो ऑप्शन में देखिए माइनस का 2 है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज राइट होंगे। अगर यहां पर भी अगर आप चेक करिएगा ना तो यहां पे क्या है, A3 है, क्या है, A3 का वैल्यू कितना है, 4 है,
ठीक है, लिख लीजिए 4, ठीक है, माइनस A2 है, ठीक है, A2 क्या है यहाँ पे 6 है, लिख लीजिए 6। अब इसको भी घटाइएगा ना तो सेम वैल्यू आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। घटाइए, यहाँ पे घटाइएगा 4 में से -6 यानी कि माइनस का 2, ठीक है। हर एक जगह आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको क्या आएगा, सेम ही आएगा, यानी कि सार्वो अंतर हर एक टर्म के बाद पिछला टर्म को घटाने पे समान आएगा, ठीक है। हर एक जगह एक समान आना चाहिए, तब वो CD है, अन्यथा वो CD है ही नहीं होगा, ठीक है, वरना तो CD में आएगा ही नहीं वो। अगर दोनों का बीच का, जैसे कि यहाँ का बीच का गैप कितना है, 2 का है, यहाँ का 2 का है, यहाँ का 2 का है, अगर ये डिफरेंट होगा तो वो CD में नहीं होगा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आते हैं, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे, और यहाँ पर भी आप नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर डिफरेंट होगा तो वो CD में नहीं होगा, वो CD में नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है तो लिखो हाँ गुरुजी पूरा क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो है आपको समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है। यहां से अब का सवाल थोड़ा ट्विस्ट होगा, और याद रखिएगा कि यहां से आपको तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर होगा ही, और साथ में आपको 2 नंबर और 5 नंबर का भी क्वेश्चन यहां से क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे आपको 2 नंबर और 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए इसको समझते हैं। सॉरी जरा, देखिए मुझे थोड़ा सा खांसी में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, तो उसको मैं संभाल रहा हूं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। समांतर श्रेणी का nवां पद, देखिए जब भी आपको nवां पद पूछे तो वहां पे आपका एक फॉर्मूला आता है समांतर। अब देखिए यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है ना, हमेशा ये समांतर श्रेणी नहीं लिखा रहेगा। समांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेस से हम लोग AP से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या से, AP से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी जो लिखा रहेगा वो AP के सिंबल में लिखा रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि AP का जो nवां पद होता है, AP का nवां पद का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपको क्या, यहाँ पे nवां पद, यानी कि AP का जो nवां पद होता है ना, उसे हम लोग, जैसे कि पहला पद क्या होता है, A होता है, तो nवां पद क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। क्लियर है, AP में पहला पद यानी कि समांतर श्रेणी में पहला पद क्या बताया मैंने, A होता है, तो nवां पद कौन होगा, AN होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है आपको A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये आपको फॉर्मूला होता है। इसको आप पहले क्या करिए, नोट बना कर लिखिए, ठीक है, इसको जरा आप नोट बना करके लिख लीजिए कि ये जो होता है आपको, इसको नोट बना करके लिख लीजिए आप लोग कि AP का जो nवां पद होता है, यानी कि AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इसमें जो A होता है आपका, A कौन होता है, तो A जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पहला पद, क्या कहते हैं, पहला पद, और जो D होता है इसको हम लोग कहते हैं सार्वो अंतर, क्या कहते हैं, सार्वो अंतर कहते हैं। और n जो होता है तुम्हारा, वो क्या होता है, पदों की संख्या। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि 10वां पद, तो जहां पे अगर n की जगह पर अगर हम 10 लिखते हैं तो यहां पर भी n की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 10वां पद, यानी कि AP का nवां पद तो कोई भी हो सकता है, 10वां पद भी हो सकता है, 1000वां पद भी हो सकता है, 2000वां पद भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार लाखवां पद भी हो सकता है, तो यानी कि बहुत सारे पद हो सकता है, ठीक है। तो वही बताता है, मेरा जो एक फिक्स वैल्यू होता है वही बताता क्या है, n, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। तो जब इस पे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा कि AP का nवां पद का जो फॉर्मूला होता है, AN इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपको आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है कि CD क्या है, 2 4 6 8, ठीक है, सब कॉमा में है,
का 10वां पद क्या होगा। मैंने अभी बताया, एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया, ए एन इक्वल टू फॉर्मूला बताया, ए एन इक्वल टू फॉर्मूला बताया। वो क्या था, तो आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, ये बताया। ठीक है, यहां पे क्या, डी, डी क्लियर है। अब देखिए इसमें अगर एनवा पद है, अगर हम कहेंगे कि 10वां पद, ठीक है, इसी एन को अगर हम 10 में बदल देंगे, यानी कि ए 10 कर देंगे, ए 10 कर देंगे तो क्या होगा। देखिए यहां पे लिखा है कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, का डैश 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 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करिएगा कि कोई भी शेडी रहे उसको अगर बनाने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो पहला याद रखिएगा उसका पहला पद मालूम होना चाहिए, यानी कि गिवन होना चाहिए, यानी कि न भी गिवन हो तो पता करिएगा, क्या पता करिएगा, तो पहला पद, यानी कि a1 इक्वल टू, तो यहाँ पे a1 क्या है, 2 है, 2 लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा आप ज्ञात कर लीजिएगा d इक्वल टू, ठीक है, डी क्या होता है, सारो अंतर होता है, यानी कि ये दो चीज अगर आपको पता हो गया तो आप समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन बना के आइएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डी क्या निकलेगा, तो पहला पद में से दूसरा पद को घटा दीजिए, यानी कि यहाँ पे 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे n पद था तो हम 10 पद ले लिए हैं, जो कि 10वां पद हमको निकालना है। तो देखिए a का वैल्यू क्या पता है, 2 पता है, 2 पुट कर दीजिए। प्लस में आपको n का वैल्यू पता है क्या, n के जगह पे क्या लिए हैं, 10 लिए हैं, 10 पुट कर दीजिए। और माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और d का वैल्यू यहाँ पे क्या निकाले हैं हम लोग इससे, तो d का वैल्यू हम लोग गुने में 2 निकाले हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, आपको a10 का वैल्यू निकल आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a10 इक्वल टू a10 इक्वल टू निकलेगा आपको 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 9 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि फिर से हम लोग लिख सकते हैं a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 का 9 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सॉरी a10 ना, यहाँ पे a10 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 18 दू 20 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे जो a10, यानी कि यहाँ पे जो a10 का वैल्यू आएगा, 10वां पद जो आएगा वो कितना के बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा, पूरी विजुअलाइज हो गया होगा। तो लिखिए हाँ गुरुजी मुझे विजुअलाइज हो गया है। आप बताइए अंकित बाबा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो ये जो वीडियो है इसको पूरा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बुआ। ओके चले, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्या कहता है कि 27, 24, 21, ठीक है, का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या दिया है, ट्विस्ट। ठीक है, अब ये नहीं पूछा है कि आप 10वां पद मुझे बताइए, 20वां पद बताइए। ठीक है, 20वां पद अगर 10वां पद कहता तो आप ये कॉन्सेप्ट से बना सकते थे, लेकिन यहां पे कह दिया है कि अंतिमवा पद, यानी कि an क्या होगा, 0 होगा, जो लास्ट होगा पद वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो कहता है कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल मान लेंगे कि जो an यानी कि सबसे लास्टवां पद होगा ना, मान लीजिए कि वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, शून्य होगा। ठीक है, और मैं आपको बताया हूं कि कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप a का वैल्यू प्राप्त कर लीजिएगा और d का वैल्यू भी प्राप्त कर लीजिएगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, जरा देखिए, a इक्वल टू कितना है, 27, लिख लीजिए 27। अब d का वैल्यू, d का फॉर्मूला क्या होता है, तो a2 माइनस a1। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, तो देखिए 24 में से जब 27 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 24 में से माइनस करिए 27 घट के कितना बचेगा, बताइए, घट के कितना बचेगा, तो आपको बचेगा 24, 25, 26, 27, यानी कि 3 बचेगा, है ना, 24, 25, 26, 27, यानी कि माइनस का आपको 3 बचेगा। तो यहाँ पे जो d का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू पता है, ठीक है, d का वैल्यू पता है, और आपको जो लास्टवां पद है वो कितना के बराबर कह रहा है, तो 0 के बराबर कह रहा है। ठीक है, होगा।
तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इधर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना जानते हैं ना। चलिए इतना जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो ए एन यानी कि ए एन को हम लोग जीरो के बराबर मान लिए, क्योंकि जीरोवां पद पूछ रहा है, तो इसको जीरो पुट करेंगे। और यहाँ ए का वैल्यू मुझे कितना मालूम चला है, तो ए का वैल्यू हमें 27 मालूम चला है, 27 लिख लेंगे। और यहाँ पे आगे क्या है, प्लस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एन का वैल्यू तो मुझे मालूम ही करना है, तो एन हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। और डी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ईमानदारी से सॉल्व कर लीजिए। इधर 0 होगा और इधर क्या हो जाएगा, आपको 27 हो जाएगा। और प्लस में आपको क्या मिलेगा, जरा देखिए एक मिनट, थोड़ा सा शॉर्टकट की हम लोग करते हैं। इधर का जो 27 प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के 27 लिख सकते हैं। अब इक्वल टू में क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पे आपको जो गुना में है -3 गुना में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो -3 लिख लेंगे। और इधर क्या बचेगा हमारा, n-1 बचेगा। अब इसको ईमानदारी से सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 नंबर 27 यानी कि 9 हो जाएगा। और इधर का n-1 इधर है ही, तो यहाँ पे n इक्वल टू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, n इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर का जो माइनस में 1 है, इधर का प्लस में हो जाएगा, यानी कि 9 + 1, यानी कि n का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 10 आएगा। आई बात समझ में, समझ आया कि नहीं आता आया। थोड़ा भी अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करके यहाँ पे बताइए, क्योंकि बच्चों देखिए आपका जितना इम्पोर्टेंट अभी आपका नाम लेना है ना हमारे लिए, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी को दिमाग में क्वेश्चन को पूरी एनालिसिस कराना है, ठीक है। अगर अभी आप एनालिसिस करके पढ़ लीजिएगा तो मैं कहता हूँ कि खुद पे खुद आपका नाम लेने की मुझे जरूरत पड़ जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम में टॉप करके आइएगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप इतना बात को क्लियर कर लिए, और इसका आंसर यानी कि ए निकल टू क्या मिला, मेरा 10 मिला। अब 10 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि कहता है कि 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो ए एन लिखे हैं शून्य, तो शून्य कौन सा पद होगा, तो 10वां पद, ठीक है। इसका 10वां पद जो होगा वो शून्य होगा। क्लियर है तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और क्लियर है तो लिखिए आप लोग कि हाँ गुरुजी मेरा ये सब क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन करके और भी कॉन्सेप्ट को जानते हैं, ठीक है। चलिए कहते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी मतलब एपी, ठीक है, का nवां पद क्या है, 3n² + 3n है, तो इसका दूसरा पद क्या होगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ भी ट्विस्ट किया ही नहीं, ठीक है। कैसे नहीं किया है, चलिए देखिए। कहता है कि पहले लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको सावधानी पूर्वक पढ़ने का कोशिश करिएगा आप लोग। क्या लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि क्या लिख रहा है आपको, an हम लोग क्या कहते हैं, nवां पद को कहते हैं। तो ये जो दिया है कितना दिया है आपको, 3n² प्लस में 3n दिया है, ठीक है। और कौन सा पद कह रहा है निकालने के लिए, तो इसका दूसरा पद निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो an इक्वल टू दिया है इतना, तो a2 यानी कि दूसरा मतलब क्या होगा, 2, तो दूसरा पद क्या निकल जाएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना कह रहा है, 2 डालने के लिए कह रहा था, 3 गुने 2 का स्क्वायर प्लस में 3 गुने 2, ठीक है। तो दूसरा पद हमें निकल जाएगा, यहाँ से a2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, देखिए जरा क्या हो जाएगा, तो 3 और यहाँ पे कितना 4, तो 4 × 3 = 12 और प्लस में क्या निकल जाएगा, तो 3 दूना 6, यानी कि 12 6 18, यानी कि a2 जो वैल्यू आएगा किसका आएगा, तो आपको 18 का आएगा, ठीक है। बताइए समझ आया कि नहीं आया, ये बात समझ आया कि नहीं आया,
बताइए, समझ आया तो लिख दीजिए कमेंट में हाँ गुरुजी समझ आ गया। ठीक है, पूरा कमेंट को छाप दीजिए। ठीक है, कि हाँ गुरुजी समझ आ गया है, और अपने दोस्तों में ये वीडियो को पूरा पूरी फैला दीजिए, ताकि आपके भला के साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो जाए, और एग्जाम में ऐसा ना हो कि आपका दोस्त आपको कहे कि खास इस सर के बारे में हमें तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तो हम भी क्लास में आज फर्स्ट किए होते और टॉप किए होते। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसका जो A2 इक्वल टू आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी नंबर 18 है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर समझ आ रहा है तो लिखिए आप लोग हाँ गुरुजी पूरा पूरी समझ आ रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक एपी है, ठीक है, इसमें 50 पद है। ठीक है, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, और लिखता है और अंतिम पद आपका 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कहता है कि 50 पद था, और जिसका तीसरा पद कितना है, 12 है। ठीक है, यानी कि हमें जो दिया है A12 इक्वल टू तीसरा पद ना, तीसरा पद, यानी कि A3 इक्वल टू हमें दे रखा है 12। ठीक है, और कहता है अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि जो अंतिम पद होता है AN होता है, वो कितना दे रखा है, तो 106 दे रखा है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, तो इस एपी में कितना पद था, तो 50 पद था, तो अंतिमा पद कौन होगा, आप लोग समझ सकते हैं ना, अंतिमा पद कौन होगा, 50वां पद होगा। यानी कि अंतिमा पद का जो बात कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा है, 50वां पद का बात कर रहा है। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं A50 इक्वल टू कितना, 106। ठीक है, तो ये जो बात है वो क्या किया हुआ है, इसमें इसमें दिया हुआ है, बस हमको पढ़ करके उसको निकालना था। तो इसके सहारे हमको 29वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सब को हम लोग लिख सकते हैं ना, दिया है किसमें, तो A3 इक्वल टू दिया है मेरे को 12, और A50 इक्वल टू दिया है हमें कितना, तो 106। ठीक है, अब इसको भले आदमी लेखन मिटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। ओके, अब चलिए, अब हमें क्या क्या करना है वो देखिए। यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो भी एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का कैसा भी क्वेश्चन हो, तो उसमें आपको क्या क्या की जिससे जरूरत होगा, तो खास करके पहला पद और आपको सार्वभौमांतर। यानी कि पहला पद मतलब ए और सार्वभौमांतर मतलब डी। अगर ये दोनों अगर आप पता कर लेते हैं, तो एपी का कैसा भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चांद तारे तोड़ के लाइए, लेकिन यहाँ पे पहले ए और डी का व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे A-D का व्यवस्था करने के लिए हम तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए पूरा। देखिए यहाँ पे क्या है लिखा है, जरा इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे A3 का है 12 है, यानी कि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, AN इक्वल टू क्या जानते हैं, जो जानते हैं सो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 3 है तो 3, तो AN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जानते हैं, इतना बात क्लियर है। लेकिन A3 इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है, यानी कि A3 कितना दिया है, यहाँ पे अगर n रहता है, अगर 3 रहता तो कितना हो जाता, 12 हो जाता, और a के जगह पे तो यही रहता, और n के जगह पे कितना हो जाता, यहाँ पे n के जगह पे हमको कितना पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और इसको आप लोग क्या करिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ समझिए कितना A50 है। ठीक है, तो AN की जगह पे हम 50 पुट करेंगे, उसका वैल्यू तो 106 हो जाएगा। ठीक है, और A तो यही रहेगा, और प्लस में N के जगह पर कितना 50 हो जाएगा ना, तो 50 माइनस 1 इंटू डी, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको मालूम है, तो ये जो है आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो 3 विधि हम लोग जानते थे, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा
विलोपन विधि और तीसरा वर्ग गुणन विधि, उसमें से कोई एक विधि लगा करके इसमें क्या करना होगा, ए और डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि चांद तारे तोड़िए, ठीक है, लेकिन ए और डी का वैल्यू आप कहीं से निकालिए, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि लगाते हैं, और विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों कि उसमें जो नीचे वाला इक्वेशन होता है, इक्वेशन 2, उसका चिन्ह जो होता है उसका चेंज होता है, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस होगा। और यहाँ पे ए से एक कट जाएगा। अब देखिए 106 में से जब 12 को घटाएंगे तो माइनस से कितना बचेगा, 94 बचेगा, ठीक है, बचेगा ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2D, और यहाँ पे से 49D, ठीक है। तो 49D में से जब हम 2D को घटाएंगे तो क्या बचेगा, मेरा बचेगा 47D। तो यहाँ से D का जो वैल्यू निकलेगा वो माइनस में बचेगा प्लस में, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस में बचेगा, ठीक है, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो D इक्वल टू क्या आएगा, D इक्वल टू आपका आएगा, इधर 94 है और इधर जो गुना में था इधर कर आके डिवाइड में हो जाएगा 47, यानी कि लिख सकते हैं 47 में कितना होता है, 94 होता है, 2 होता है। तो D का वैल्यू यहाँ से कितना आया, D का वैल्यू यहाँ से कितना आया, तो 2 आया, ठीक है। अब ये D का वैल्यू है, किसी भी इक्वेशन में डाल के हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे A का वैल्यू प्राप्त कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 है और इक्वल टू में A है, प्लस कितना हो जाएगा 3, और में से 2 एक घटाएंगे 2, और 2 और D का वैल्यू कितना है 2, तो 4 लिख लेते हैं डायरेक्ट, यानी कि A का वैल्यू जो आएगा, इधर 12 है इधर करीब 4 है, तो यानी कि A का वैल्यू 8 आएगा। 8 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो बोलिए हाँ गुरुजी आएगा, यानी कि A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग को क्या निकालना है, 29वां पद। तो 29वां पद हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हमको A और D मालूम है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जरा देखिए और दिमाग लगाइए और समझिए बातों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं A29 को निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको क्या, A। अब A के जगह पर कितना है, चलिए हम लोग डायरेक्ट पुट करते हुए चलते हैं। तो A के जगह पे 8 है और प्लस में हो जाएगा आपको N, ठीक है। तो N कितना है आपको 29 है, तो 29 में और माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और गुने में D का वैल्यू कितना है 2 लिख लीजिए। यानी कि यहाँ पर से जो A29 जो हमें निकल के आएगा वो किसके बराबर आएगा, देखिए जरा 8 हो जाएगा, और प्लस में 28 दूना कितना हो जाएगा, 8 का 8 16, 16 और दूना 4 1 5, यानी कि 56 होगा, ठीक है। यानी कि A29 इक्वल टू हमें क्या निकल के आएगा, 56 8, यानी कि 4 दूनी 60 और 4 64, ठीक है। यानी कि A29 जो हमें निकालने के लिए कह रहा था, इसका वैल्यू कितना आएगा, 64 आएगा। इतना बात क्लियर है। यानी कि यहाँ पे जो हमें निकालना था इसका 29 था, 29 का जो वैल्यू था वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आंसर समझ आया होगा पूरा अच्छा से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, और ये जो है आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि ये आप कॉन्सेप्ट को भूल ना पाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और सारी बात समझ आ रहा है तो हाँ गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। ओके, चलिए आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपको n पदों का योगफल। अब देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे, तो n पदों का, n पदों पढ़ रहे थे, यानी कि n पद क्या होगा वो पढ़ रहे थे। लेकिन अब हमको पढ़ना है वही n पद का योगफल, ठीक है। तो योगफल, जब n पदों का योगफल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, और इसका फॉर्मूला होता है, आप सभी को बता दूं कि n/2 और 2a प्लस में होता है आपको n-1 इंटू में d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें जो a होता है ना, a जो होता है वो क्या होता है, आपको प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। क्या होता है, पद होता है, पद होता है। और जो d होता है वो क्या होता है, तो सार्वअंतर होता है, सार्वअंतर अंतर होता है। क्लियर है, क्लियर है। और n क्या होता है, nवां पद होता है।
इतना बात क्लियर है। अब इसी से और सारा फार्मूला निकलता है। कैसे निकलता है देखिए, ए से नहीं होता है, कोई अलग नहीं होता है। यहाँ पे n/2 तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2a है तो a प्लस ए लिख सकते हैं। अब जब a प्लस ए रहेगा तो a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी किसका फॉर्मूला होता था, तो a n का फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस ए एन होता है, ठीक है। इतना बात समझ आया कि कैसे आता है, ठीक है। अब इसी को आगे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा, ठीक है। और ये एक क्या हो जाएगा, जो प्रथम पद ये वाला यही होगा, और जो ए एन है ये आपका अंतिम पद हो जाएगा, अंतिम पद होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। और अंतिम पद को हम लोग एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी आपको ए से एन इक्वल टू दिखेगा n/2, ठीक है। और a प्लस एल भी कभी कभी आपको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो एल जो होता है वो अंतिम पद का भी रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर फाइनली आपको ये याद रखना है कि एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहला नंबर लगाते हैं। क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 1 3 5 4 1 3 5 7 के 12वां पद का योगफल क्या होगा। अभी हम लोग बताएं कि एस एन इक्वल टू क्या इतना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ये बात बताया। अब देखिए n का वैल्यू कितना कर रहा है, 12 कर रहा है। पुट करेंगे हम लोग, यानी कि एस एन का S12 का वैल्यू निकालना है। तो n के जगह पर क्या पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे, 12 हो जाएगा बटा 2। अब यहाँ a का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो याद रखिएगा कि एपी का कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 लिख लीजिए, यानी कि 2 गुने 1 1 ही होगा। चलिए लिख लिए। अब देखिए एन का वैल्यू हमें यहाँ पता है कितना है, 12 है। तो 12 माइनस 1 हो जाएगा। और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो गुना में 2 भी हो गया। इतना बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर दे देगा, ठीक है। तो देखिए S12 इक्वल टू हम क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे कटेगा 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 ही होगा, क्योंकि 1 गुना 1 हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 1 2 हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 1 जाएगा 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि आप यहाँ पर से S12 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। 22 2 24 यानी कि 6 गुने 24। अब इसको गुना करके क्या होगा, वही मेरा यहाँ पे S12 का आंसर होगा। यानी कि 6 चौका 24 के 4 और हासिल 2 और 6 दूना 12, 12 2 14, यानी कि 144 होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में मिलाएंगे 144, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होंगे, ठीक है। आई बात समझ में, समझ आया तो देखो हाँ गुरुजी मुझे पूरी समझ आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसको शानदार तरीके से कहता है कि समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योगफल ज्ञात करिए, जबकि दूसरा पद और तीसरा पद का पद क्रमशः, यानी कि पहला जो दूसरा पद है 14 है, और यहाँ पे जो कहना तीसरा पद है जो 18 है। यानी कि इसका कहने का मतलब दिया है, ये साफ साफ दिया है, प्रश्न से दिया है, ठीक है। दिया है, इसको सही से लिखो, दिया है। इस बात को आप प्रश्न में भी लिखिएगा, दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है, तो दूसरा पद यानी कि A2 इक्वल टू कितना दिया है, तो आपको दिया है 14, और दिया है आपको A3 इक्वल टू कितना दिया है, तो 18, ठीक है। 18 लिख लीजिए। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया कि समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। यानी कि वो कहती है कि चांद और तारे तोड़ के लिए आओ, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए और डी पता होना चाहिए,
तब जाके वो सेट खाएगा, वो मैच खाएगा, है ना। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। चलिए, तो हमें ए और डी का मान निकालने का व्यवस्था लगाना है, तो हमें पता क्या क्या है यह पता है। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। आपको क्या बताया है कि दूसरा पद है और तीसरा पद है, क्या है, दूसरा पद है और तीसरा पद दिया है, यानी कि जो डी का वैल्यू निकलता है अगला पद में से पिछल का पद, यानी कि 3 में से अगर हम दूसरा को घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे ए 3 में से अगर माइनस कर देंगे ए 2, तो क्या निकलेगा, डी निकलेगा। यानी कि 18 में से 14 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 4। यही मेरा क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा, डी इक्वल टू 4। यानी कि डी का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब निकालना है ए का वैल्यू। ठीक है, ए का वैल्यू, तो डी का वैल्यू यहाँ से पता चल गया। अब ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए जरा, यहाँ पे जो A2 है ना, देखिए यहाँ पे आप 14 लिख दीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, a प्लस एन माइनस एन के जगह पर 2 हो जाएगा, माइनस में 1 इंटू डी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ए डी का वैल्यू पता है, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और प्लस में 1 और डी का वैल्यू कितना है, गुने में 4। तो 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जरा, ए प्लस 4 होगा, ए प्लस 4 हो जाएगा। और यानी कि आपका जो ए का वैल्यू आएगा कितना आएगा, तो इधर का जाके घट जाएगा तो 10। यानी कि यहाँ पे जो ए का वैल्यू आएगा कितना के बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा। तो मुझे यहाँ पे आपको डी भी पता है और ए भी पता है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका योग। 10 पर इसका शुरुआत के 10 पदों का योग निकालना है। तो इधर से थोड़ा सा हम लोग क्लीन करते हैं और यहाँ पे डी इक्वल टू लिख लेते हैं। ठीक है, डी इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं कि 4 है। ठीक है, और इधर से थोड़ा सा हम लोग क्लीन कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग एसन। एसन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, n/2। ठीक है, अब क्या होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी को पुट कर देना है कि हमको पूछता है S10 का वैल्यू। ठीक है, S10 का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/2। ठीक है, और यहाँ ए का वैल्यू मुझे क्या निकल गया है, 10। यानी कि यहाँ पे 10 दूना 20, यानी कि 20 हो जाएगा। और प्लस में एन का वैल्यू कितना रखा है, 10, यानी कि 9 हो जाएगा। और गुने में डी का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है, यानी कि गुने में 4 रखेंगे। ठीक है, इतना बात समझ आया। तो S10 इक्वल टू हमें क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और प्लस में 4 नंबर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आगे देखो जरा कि S10 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कि 5 होगा और आपको गुना में क्या निकलेगा, तो देखो 30 और 20 50 और 6 56। ठीक है, क्या है, 56। तो यहाँ से आपका S10 का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, 56 में जब 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 का 0 हासिल 3। और देखिए 50 25 26 27 28, यानी कि 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा पूरी टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो होता है खत्म। ठीक है, तो इसमें मैंने पूरी आपको खत्म किया, पूरा जीरो से लेकर जीनियस तक की बात को आपको पढ़ाया, हर एक पॉइंट को उठाया और पूरा विजुअलाइज कराया, पूरा प्रश्न करा करके। तो आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा और पूरा जो भी कॉन्सेप्ट था आपको दिमाग में छप गया होगा और आप अपने एग्जाम में पूरी फोड़ के आइएगा, सारा क्वेश्चन को बना के आइएगा। या वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, या वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, अगर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप फोड़ के आइएगा। ठीक है, और आप लोग लिखिएगा कि सर मजा आ गया। ठीक है, और अगर अभी सब बात समझ आ गया तो लिखो हाँ गुरुजी मुझे सब समझ आ गया। ठीक है, तो ये जो सेशन चल रहा था हम लोग का, कौन सा सेशन चल रहा था, जरा देखिए एक बार फिर से।
ये सेशन चल रहा था हम लोग का आज का सुपर 36 डे का। इसमें पूरी आप सभी को मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो लिखो हाँ गुरुजी। और इस बच्चे की तरह सितारे में बैठ के रातों रात पढ़िए, रातों रात मेहनत करिए कि एक दिन इस सितारे की तरह चमकना है आपको। और शिकार करने जाना है तो शिकारी बन के जाइए, ताकि आपको एग्जाम शिकार नहीं कर पाए, आप एग्जाम को शिकार करके चलाए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतने पे लगाते हैं कॉमा। अगला हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वीवीआई। ओके, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, और खास करके सभी बच्चे को मैं कहता हूं कि आपका अच्छे से अच्छे पढ़ाई हो, ताकि अच्छे से अच्छे एग्जाम में रिजल्ट आए। ओके बच्चों, चलिए जय हिंद जय भारत।